हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त लेकर हाजिर हुआ हूं 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, 2 दिन से जो है हमारा करंट अफेयर्स थोड़ा डिले चल रहा था, लेकिन आज से जो है हम आप लोगों को 6:30 बजे तक जो करंट अफेयर्स शो है करंट अफेयर्स यूनिवर्स द्वारा वो प्रदान कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो की। तो आज के करंट अफेयर शो में हम लोग जो है लगभग 12 टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे और 13 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। सो इन ऑल जो है हम आज 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। प्लस अगर आप लोग किसी स्टूडेंट ग्रुप में जुड़े हैं तो वहां पर भी शेयर करें, सो दैट कि इट रीचेस द मैक्सिमम एंड बेनिफिट्स द मैक्सिमम। और इसके अलावा आप लोगों को बेल आइकन दबाना है, जिससे जो है लेटेस्ट जो है हमारा क्वालिटी करंट अफेयर्स डेली आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। तो देखते हैं क्या है। पहला न्यूज ऑफ द डे है वेटरन फिल्म मेकर हरीश शाह पास्ड अवे एट 76। सो हरीश शाह जो है ये वेटरन फिल्म मेकर थे। इन्होंने जो है राजेश खन्ना के साथ बहुत सारी पिक्चरें बनाई। तो उनका जो है 76 साल की उम्र में निधन हो गया। कहां? तो मुंबई में उनका निधन हुआ और वो 10 साल से जो है थ्रोट कैंसर से पीड़ित थे। तो कौन? हरीश शाह क्या थे? तो फिल्म मेकर। दूसरा न्यूज, एफडीआई रोज बाई $19 बिलियन। सो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2019-20 में $19 बिलियन से जो है इंक्रीज हुआ है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो जो है $13.7 बिलियन से डिक्रीज हुआ है। कब? तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो ये जो है जो एफडीआई इंक्रीज हुआ है ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एफडीआई को जो है हमेशा से स्टेबल माना जाता है और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है तो काफी ही वॉलेटाइल होता है, और जैसे ही इकोनॉमिक की सिचुएशन खराब होती है ये हमेशा जो है कैपिटल फ्लाइट करने के मूड में रहता है। तो हमें हमेशा जो है इंडिया को जो है एफडीआई को बढ़ावा देना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि एफडीआई हैज इंक्रीज्ड बाय $19 बिलियन। चलिए अब तीसरा न्यूज है, यूएस नोटिफाइज यूएन ऑफ डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। तो जैसा पता है कि कोरोना जब से हुआ है, मतलब पूरे विश्व भर में जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है उसके बाद से ही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सीधे सीधे डब्ल्यूएचओ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ ने अपना काम सही से नहीं किया, उन्होंने चाइना की कमियों को छुपाया है, जिसके कारण कि आज पूरे विश्व को कोरोना पैंडेमिक झेलना पड़ रहा है। और इसकी सबसे ज्यादा मार जो है किसको? तो अमेरिका को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो है अब तक जो है कुल मिलाकर 20 लाख से भी ज्यादा जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन ये जो है इसी की आड़ में अमेरिका ने क्या किया है कि डब्ल्यूएचओ से जो है अपना जो डिसीजन था विड्रॉ करने का उसको नोटिफाई कर दिया है, और विद इन 1 ईयर यानी कि 2021 तक डब्ल्यूएचओ से अमेरिका विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? चौथे न्यूज की तरफ। तो हमारा चौथा न्यूज है, यूएस अनाउंसेस वीजा रेस्ट्रिक्शंस फॉर चाइनीज ऑफिशियल्स अंडर रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। सो जो चाइना है वो क्या करता है कि तिब्बत में अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ नहीं करता है। तो उसी के एवज में अमेरिका ने ये रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट बनाया था, जिसके तहत जो है अब क्या कर रहा है, अमेरिका भी जितने चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके वीजा पे क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शंस डाल देगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये भी विचार कर रहे हैं कि वो भी टिकटॉक जो है ऐप उसको बैन कर दें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री राशन टू पीडीएस कार्ड होल्डर्स टिल नवंबर 2020। तो ऐसा जो है अभी जब 30 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो है विस्तार किया था, कहा था कि नवंबर 2020 तक चलेगा, और वन नेशन वन राशन कार्ड का अनाउंस किया था। तो ये जो है मूव ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन में ही है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फ्री राशन देगा पीडीएस कार्ड होल्डर्स को, कब तक? तो नवंबर 2020 तक। ठीक है,
अब अगला है ब्राजील प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो, उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। और ये प्रेसिडेंट जो है शुरू से ही कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर कह रहे थे कि हल्का सा फ्लू है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। और उसका नतीजा ये है कि आज ब्राजील में जो है सेकेंड लार्जेस्ट जो है कोरोना से पीड़ित केसेस हैं। ठीक है, अमेरिका पहला, फिर ब्राजील और उसके बाद इंडिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है बांग्लादेश लॉन्चेस डिजिटल हार्ट फॉर सैक्रिफाइसल एनिमल्स बिफोर ईद उल जुहा। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, ये सवाल आ सकता है कि डिजिटल हार्ट किसने लॉन्च किया है, किसके लिए, सैक्रिफिशियल एनिमल्स बिफोर ईद उल जुहा। तो ये किसने किया है, तो ये बांग्लादेश ने किया है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस जॉइंस हैंड विथ यूपी गवर्नमेंट टू कॉम्बैट कोविड-19। तो बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस ये बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है और इसने जो है अब यूपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया है किस चीज के लिए, तो कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। तो यहां पे भी अब आदमी जो है क्या टेस्टिंग जाके करा सकते हैं। अब जब बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस की बात उठी है तो जरा हम उसकी जानकारी भी देख लेते हैं। तो ये देखिए जो बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट है ये 1946 में ये फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर वंदना प्रसाद। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक प्रतिष्ठित संस्थान है। ओके, चलिए अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज है टू मच एंड नेवर इनफ रिटन बाय मैरी ट्रंप। सो मैरी ट्रंप जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है नीस है यानी कि भतीजी हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ। तो इसमें उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब इसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बैड लाइट में प्रोजेक्ट किया है। तो किस किताब में, टू मच एंड नेवर इनफ। ओके, हमारा अगला न्यूज है रॉबर्ट गोलर डिप्लॉयड एट मुंबई हॉस्पिटल टू सर्व मेडिसिन एंड फूड। तो क्या नाम है रॉबर्ट का, गोलार रॉबर्ट है और ये कहां पे, तो मुंबई के पोद्दार हॉस्पिटल में। कहां, तो मुंबई के पोद्दार हॉस्पिटल में जो है इसको डिप्लॉय किया गया है और ये क्या कर रहा है, मेडिसिन और फूड सर्व कर रहा है। ठीक है, अब अगला न्यूज है 48 ईयर ओल्ड प्रवीण तांबे सेट टू ज्वाइन set to be first Indian to play CPL यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग। सो कैरिबियन यानी कि जो वेस्ट इंडीज कंट्री है जमाइका वगैरह, तो वहां पे ये लीग होता है कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो उसमें खेलने वाले ये पहले भारतीय बनेंगे। कौन, तो प्रवीण तांबे। ठीक है, हमारा आज का आखिरी न्यूज ऑफ द डे है नेकार सम्मान योजना लॉन्च बाय कर्नाटका फॉर वीवर्स कम्युनिटी। तो ये आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया है, तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेकार सम्मान योजना। किसके लिए, तो बुनकरों के लिए यानी कि वीवर्स कम्युनिटी के लिए। इसके अंतर्गत क्या है, 2000 रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश स्कीम के तहत वीवर्स कम्युनिटी के अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, और कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। तो उन्होंने ही इसको जो है लॉन्च किया, नेकार सम्मान योजना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज का टॉप न्यूज ऑफ द डे, तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि आप लोगों को डू यू नो सीरीज, क्विज टाइम और टॉप न्यूज ऑफ द डे देखना है इमेजेस के फॉर्म में, तो आप लोग जो है मेरे फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका नाम है करंट अफेयर्स यूनिवर्स। और प्लस इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी नाम है करंट अफेयर यूनिवर्स। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट मेड ई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर ट्रैवलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि पंजाब ने। किसने किया है, तो पंजाब ने ये किया है। क्या, तो ई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया है किनके लिए, तो यात्रियों के लिए। तो जब पंजाब की बात उठी है और प्लस ई रजिस्ट्रेशन की बात उठी है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि पंजाब ने ये ई रजिस्ट्रेशन जो है ये कहा है कि आप जो है इसको कोवा ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए क्या है, तो पंजाब का जो ऐप है कोवा ऐप, और ये कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और कहा है कि आप इसके जरिए जो है ई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी जो क्या है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कोवा ऐप की बात उठी है तो हम बाकी ऐप्स भी देख लेते हैं, मेन ऐप्स जो कि कोरोना के काल में लॉन्च हुए हैं। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 62 ऐप लॉन्च हुए हैं कोरोना काल में।
कितने, तो 62 ऐप। तो कुछ क्वारंटाइन को मॉनिटर करने के लिए, कुछ कोरोना पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, कुछ हॉस्पिटल बेड्स को मॉनिटर करने के लिए। तो उसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तो यहां पे ये लिस्ट है, एक बार देख लेते हैं। दिल्ली का है आपका दिल्ली कोरोना, पंजाब का आपका है कोवा, हरियाणा का जन सहायक हेल्प मी ऐप, केरला का जियो के डायरेक्ट, महाराष्ट्र का महाकवच, कर्नाटका का कोरोना वॉच, उत्तर प्रदेश आयुष कवच ऐप, छत्तीसगढ़ का कवच और झारखंड का झारखंड सहायता। अब पंजाब की बात उठी है तो मैप में देख लेते कहां है, तो ये रहा आपका पंजाब। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनोरे यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत वैश्विक सप्ताह 2020 किस देश में मनाया जाएगा। सो इन विच कंट्री इंडिया ग्लोबल वीक 2020 विल बी ऑब्जर्व। तो ये कहां, तो ये आपका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम में। कहां, तो यूनाइटेड किंगडम में। तो आइए अब इस सेकंड क्वेश्चन से जुड़ी कुछ अन्य बातों को जान लेते हैं। तो जो कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम क्या है आपका इंडिया ग्लोबल वीक 2020। ठीक है, सो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का थीम क्या है, यानी विषय बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है थीम, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। और ये जो है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो ये इंडिया इंक ग्रुप जो कि एक मीडिया हाउस है, यूके में ही बेस्ड है, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इस ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो मनोज लाडवा जो है ये इसके चेयरमैन है। और इसमें जो है अभी हमने जो है कल के ही न्यूज में देखा था, यानी कि जो हमने कल का वीडियो अपलोड किया है कि गायत्री इसरा कुमार जो है ये भारत की तरफ से यूनाइटेड किंगडम में उच्च आयुक्त नियुक्त हुई हैं। सो इंडियन हाई कमिश्नर टू यूके कौन है, गायत्री इसरा कुमार। ठीक है, अब जब बात उठी है यूके की तो जान लेते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम में जो है कितने, बेसिकली आप कह सकते हैं कितने सोवन स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो वैसे ही यूनाइटेड किंगडम भी है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में कुल मिला के कौन कौन है, ये है आपका इंग्लैंड, ये है आपका वेल्स, फिर आपका स्कॉटलैंड और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 स्टेट मिला के क्या बनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और ये आयरलैंड जो है अलग है। ठीक है, और जब ग्रेट ब्रिटेन की बात आती है तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है, ठीक है, ये ब्रिटिश ये तो इसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ये पूरे आइलैंड समूह को। और ब्रिटेन आइल्स, ब्रिटिश आइल जो है ये क्या है, एक तरह का आर्किपेलागो है जहां पे कुल मिला के जो है 6000 आइलैंड है। और ग्रेट ब्रिटेन जो है यहां का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये देखिए, ये रहा आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये ब्रिटिश आइजल में से जिसमें 600 आइलैंड है, जो कि एक आर्किपेलागो है ब्रिटिश आइजल, उसी का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है एक कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, आपका लंदन उसकी राजधानी है इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आई होप यहाँ से जो आपको इंफॉर्मेशन मिला वो काफी है, तो आप लोग जो है इस इंफॉर्मेशन से संतुष्ट होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कोविड-19 रोगियों के उपचार में ऑक्सीरिस फिल्टर के उपयोग के लिए CDSO से किस स्वास्थ्य सेवा फर्म को मंजूरी मिली है। सो विच हेल्थ केयर फर्म गॉट द अप्रूवल फ्रॉम CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज ऑफ ऑक्सीरिस फिल्टर इन कोविड-19 पेशेंट्स ट्रीटमेंट। तो कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि बैक्स्टर इंडिया। कौन है करेक्ट ऑप्शन, तो बी, बैक्स्टर इंडिया। अब आइए देखते हैं क्या क्या हमारे को यहां से ग्रहण करके ले जाना है। तो ये जो फिल्टर है ऑक्सीरिस फिल्टर, ये क्या करता है, जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनमें जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन में क्या करता है, मदद करता है। ये कैसे करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है, जो भी एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको हटाकर, ठीक है, तो उनको हटाकर क्या करता है, ये ब्लड प्यूरिफाई करता है। अब होता क्या है कि ये जो फिल्टर है ऑक्सीरिस फिल्टर, ये जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको रिमूव करता है, प्लस जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करके और फिर से दोबारा से जो प्यूरिफाइड खून है वो पेशेंट के ब्लड में इन्फ्यूज करता है। तो पहले उसको क्लीन किया जाता है उस खून को और फिर वापस से उसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो ये है ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी। तो किसके जरिए, ऑक्सीरिस फिल्टर के जरिए। अब
बैक्सटर इंडिया की बात करें तो बैक्सटर इंडिया जो है ये अप्रैल 1997 में इसने इंडिया में ऑपरेशन चालू किया था और ये बैक्सटर इंटरनेशनल इंक की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, तो बैक्सटर इंटरनेशनल इंक की होली ओन्ड सब्सिडरी कौन है? बैक्सटर इंडिया, और ये जो है अप्रैल 1997 से इंडिया में ऑपरेट कर रही है। फिर अब जब CDSCO की बात हुई है, क्योंकि CDSCO काफी न्यूज में रह रहा है, क्योंकि हर एक कोई भी दवाई जो कोरोना पेशेंट्स के लिए यूज की जानी है तो CDSCO ही उसको अप्रूवल देता है, यानी कि ये जो भी फार्मास्यूटिकल जो है जो मार्केट में लॉन्च होगा उसका जो है रेगुलेशन कौन करता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है डॉक्टर वीजी सोमानी, जो कि ड्रग डायरेक्टर जनरल क्या है, सॉरी, ये ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी हैं। ठीक है, कौन? तो डॉक्टर वीजी सोमानी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? सो टू रिजुवेनेट विच रिवर वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड $400 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि गंगा। सो नमामि गंगे प्रोग्राम को फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, तो कितना देगा? तो $400 मिलियन। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी हमें क्या क्या इकट्ठी करनी है। तो दोस्तों यहां पे बता दूं कि ये जो जानकारी है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो $400 जो 400 मिलियन का फंड है जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, तो ये जो है सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, जो कि वर्ष 2022 में चालू होगा। क्योंकि जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट फेज 1 है वो दिसंबर 31, 2021 को खत्म होगा, और उसके बाद जो है जनवरी 2022 से नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट फेज 2 चालू होगा। और इस दौरान जो है जो भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आपका सोन हो गई, यमुना हो गई, चंबल हो गई, तो यहां पे जो भी रिवर में पोल्यूशन हो रहा है उसको जो है क्या किया जाएगा? उसको पोल्यूशन को कम किया जाएगा, एकदम खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो किसमें? फेज 2 में। अब जब गंगा फेज 1 की बात होती है तो गंगा फेज 1 में वर्ल्ड बैंक ने जो फंडिंग की थी वो कितनी थी? $600 मिलियन की फंडिंग की थी। कितनी? तो $600 मिलियन की जो है फंडिंग की थी फेज 1 के लिए। और अब जो है $400 को मिलाकर कितना हो गया टोटल? $1 बिलियन हो गया। किसके लिए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है, ये जो है वर्ल्ड बैंक इसके तहत 5 स्टेट्स को कवर करेगा। तो ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 स्टेट्स को कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है वो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के जरिए इस NGRBA यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का जो ऑपरेशनल विंग है उसके जरिए नमामि गंगे मिशन को इंप्लीमेंट कर रही है। और इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है राजीव रंजन मिश्रा। अब जब नमामि गंगे की बात होती है तो नमामि गंगे कब चालू हुआ था? तो ये आपका जो है जून 2014 में लॉन्च किया गया था। कितना? तो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, और इसमें जो है 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला कि पोल्यूशन को कम करना, और दूसरा जो है उसका कंजर्वेशन करना गंगा नदी का, और फिर जो गंगा रिवर है उसका उत्थान यानी कि रेजुविनेशन करना। यानी कि क्या हो गया आपका? इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत है। ओके, अब बात आती है गंगा बेसिन की। तो गंगा बेसिन जो है ये हमारे जीडीपी का यानी कि इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी का लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है, और ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस रिवर बेसिन है जहां पे 600 मिलियन इंडियंस निवास करते हैं। और रिवर गंगा बेसिन जो है ये लगभग 11 स्टेट्स में स्प्रेड है। कितना? तो 11 स्टेट्स में ये स्प्रेड करती है जो कौन है? गंगा बेसिन। तो यहां से दोस्तों आप लोगों को इतनी जानकारी मिल गई है। आई होप आप लोग संतुष्ट हैं, और नहीं तो आप लोग मेरा पीडीएफ जो है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालता हूं, तो आप लोग उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के सेना प्रमुख पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो विच कंट्री इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन आर्मी चीफ ऑफ म्यांमार? तो किसने लगाया है? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम ने। और इससे पहले जो है यूनाइटेड किंगडम ने रशिया के भी लगभग 24 लोगों पर सैंक्शन लगाया था। किस चीज को लेकर? तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर। तो अभी म्यांमार के जो आर्मी चीफ है और डेप्यूटी चीफ है उन पे भी यूनाइटेड किंगडम ने सैंक्शन इंपोज किया है। और किस लिए? तो जो रोहिंग्यास का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, मानवाधिकार का हनन रोहिंग्यास का, तो उसके एवज में यूनाइटेड किंगडम ने ये सैंक्शन इंपोज किया है। और ये यूनाइटेड किंगडम का पहला ऑटोनमस ह्यूमन राइट सैंक्शन रिजीम है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो रशिया पहले जहां पे 24 लोगों को सैंक्शन किया है, और अब म्यांमार के आपके आर्मी चीफ जो कि मिन ओंग हेलांग है और प्लस डिप्टी चीफ सो विन, इन दोनों को सैंक्शन लगाया गया है। अब म्यांमार की जब बात उठती है तो यहां पे देखिए ये रहा आपका म्यांमार, तो ये रहा आपका म्यांमार, ठीक है। और यहां की कैपिटल है नयपीदाओ। कैपिटल क्या है? नयपीदाओ। और पुराना नाम जो है बर्मा का क्या? यंगून नाम है, रंगून, ठीक है। बर्मा जो है पुराना नाम है और कैपिटल जो था रंगून था। और अब म्यांमार नाम हो गया है जिसका कैपिटल क्या है? नयपीदाओ। यहां के प्रेसिडेंट है कौन? तो विन मिंट। स्टेट काउंसिलर जो है ऑंग सान सू की, जो नोबेल प्राइज विनर है पीस की। और करेंसी यहां की है म्यांमार क्यात। और अब रोहिंग्यास की बात है तो रोहिंग्यास पे भी नजर डाल लेते हैं। तो रोहिंग्यास जो है ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं और ये म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहते हैं। और रखाइन स्टेट कहां है? तो रखाइन स्टेट है आपका यहां पे, रखाइन स्टेट है, ठीक है। और ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। अब म्यांमार गवर्नमेंट का मानना यह है कि जो रोहिंग्यास हैं ये बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इन्होंने घुसपैठ की है और इसलिए इनको 2014 के सेंसस में क्या इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई थी और ना ही इनके राइट्स को म्यांमार गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है। तो एक तरह से आप बोले तो दीज आर द लार्जेस्ट स्टेटलेस पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि जिनका कोई घर नहीं है वो कौन है? तो रोहिंग्यास। रहते कहां है? रखाइन स्टेट में, ठीक है। ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है कि JLL के ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन JLL ग्लोबल रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? तो भारत का रैंक क्या है? तो डी, यानी कि 34वां रैंक है। कितना रैंक है? तो 34वां रैंक है। तो आइए अब देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो भारत का जो है 2018 में 35वां रैंक था, फिर 2016 में 36वां रैंक था और 2014 में 39th रैंक का। तो हम देख रहे हैं कि भारत के जो पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। और भारत का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको अभी सेमी ट्रांसपेरेंट जोन में रखा है। और यदि अगर भारत 34 से नीचे आ जाता है यानी कि 32 रैंक पे आ जाएगा तो भारत जो है ट्रांसपेरेंट जोन में आ जाएगा। किस जोन में आ जाएगा? ट्रांसपेरेंट जोन में। अब बात उठती है कि इस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। ये पहले नंबर पे है और फिर दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पे फ्रांस, पांचवें नंबर पे कनाडा, छठे नंबर पे न्यूजीलैंड, सातवें नंबर पे नीदरलैंड, फिर आयरलैंड, फिर आपका स्वीडन और फिर जर्मनी। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं रियलिटी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। और कुल जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे सर्वे में कितने थे? 99 कंट्रीज। तो भारत का क्या पोजीशन है? 34। अब भारत में ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में क्यों सुधार आया? क्योंकि भारत ने क्या किया है कि भारत पिछले 3-4 सालों से रियल एस्टेट को लेकर, यानी कि खास करके नवंबर 2016 के बाद से जब से नोटबंदी हुई है तब से लेकर भारत जो है रियल एस्टेट में जो करप्शन था, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी रियल एस्टेट में था, तो उसको लेकर जो है भारत ने काफी कड़े कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले क्या? तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी कि रेरा एक्ट, फिर GST, फिर आपका बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, फिर आपका जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और फिर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो ऐसे कुछ लॉ हैं जिसके जरिए भारत ने रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाई। इसके अलावा जो है भारत ने रियल एस्टेट
इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मामले में भी जो है काफी प्रोग्रेस दिखाई है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने में जो है फायदा साबित हो रहा है। इसके अलावा भारत ने ग्रीन मार्केट इनिशिएटिव्स जो है लाइक नेशनल बिल्डिंग कोड और प्लस बेटर मार्केट डाटा जो है इसको भी लागू किया है। सो इन सारे कदमों की वजह से भारत का जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में नंबर है वो 34वें नंबर पे भारत पहुंचा है। कब से? 2014 से, 39 से 34। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि पूर्ण सोने से बना विश्व का पहला होटल किस देश में खोला गया? सो वर्ल्ड्स फर्स्ट होटल मेड ऑफ कंप्लीट गोल्ड वाज ओपनड इन विच कंट्री? तो ये है आपका वियतनाम में खोला गया। करेक्ट ऑप्शन है सी। सो क्या है करेक्ट ऑप्शन? सी, वियतनाम में इसको खोला गया। अब जब वियतनाम की बात उठी है तो हम यहां से क्या क्या जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, तो ये देखिए। तो इस होटल का नाम है डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। क्या नाम है इस होटल का? डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है। और अब वियतनाम की जब बात हुई है तो ये आपका रहा वियतनाम। आप देख सकते हैं ये पूरा वियतनाम है। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हनोई। और यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है वो है हो ची मिन सिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हाइनन आइलैंड। ठीक है, अब यहां की प्रेसिडेंट कौन है? तो यहां के प्रेसिडेंट है नुगियन फू त्रोंग, प्राइम मिनिस्टर है नुगियन जुआन फुक और करेंसी है वियतनामीज डोंग। तो यहां से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत का पहला निजी जेट टर्मिनल कहां खुलेगा? सो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट जेट टर्मिनल ओपन इन जुलाई 2020? तो ये कहां खुलेगा? तो जी हां, करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कहां? तो ये दिल्ली में खुलेगा। और ये कहां पे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इसको डेवलप कर रहा है कौन? तो आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करता है। तो यहीं पे ये खुलेगा। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो इसको डेवलप कर रहा है बर्ड एग्जीक्यूजेट एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है, तो इस पे जो कुल लागत आएगी कितनी आएगी? 150 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। और ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है बर्ड ग्रुप एंड एग्जीक्यूजेट एविएशन ग्रुप। ठीक है, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर है बर्ड ग्रुप और एग्जीक्यूट जेट एविएशन के बीच में। और एग्जीक्यूट जेट एविएशन जो है ये स्विट्जरलैंड की एक इंटरनेशनल बिजनेस एविएशन कंपनी है। कहां की है ये कंपनी? स्विट्जरलैंड की। कौन? तो एग्जीक्यूट जेट एविएशन ग्रुप। ठीक है, बड़ा ही अजीब नाम है, प्रोनाउंस करने में भी बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। तो जब ये प्राइवेट जेट टर्मिनल बन जाएगा तो यहां जो कुल कैपेसिटी होगी ये 75 जेट्स पर डे होगी, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा होगी। तो कितना मूवमेंट होगा? 75 जेट्स पर डे। तो आपको क्या याद रखना है? पहला प्राइवेट टर्मिनल कहां हो रहा है? तो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग का लक्ष्य स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के डैश तक बढ़ाना है। सो 15th फाइनेंस कमीशन एम्स टू इंक्रीज हेल्थ स्पेंडिंग टू हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी? तो कितना? तो 2.1%, यानी करेक्ट ऑप्शन है डी, 2.1%। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि कल जो है 15वें वित्त आयोग की बैठक हुई थी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो 15वें वित्त आयोग के मुखिया हैं, कौन चेयरमैन है? तो आपके एनके सिंह। तो ये जो है इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो उस दौरान जो है ये देखा गया कि कोरोना वायरस में हमने देखा कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया, और अगर नहीं करते तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं सुधरता। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनके सिंह जो है फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 2019-20 में जो आपका हेल्थ स्पेंड था कितना था? 2.6 लाख करोड़, जो कि 1.29% ऑफ जीडीपी था। कब? तो 2019-20 में। अब
15th फाइनेंस कमीशन जो है इसको चाहता है कि इसको करके 2.1% ऑफ जीडीपी करे। कब तक? तो 2025 तक। अब इसमें फाइनेंसिंग मॉडल कैसा होगा कि यदि कोई स्टेट जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है हेल्थ में तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, और प्लस ये हेल्थ फैसिलिटी जो है डिमांड ड्रिवन होगा और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलेगा। और 15th फाइनेंस कमीशन की बात उठी है तो उसका हेड है एनके सिंह, पीरियड है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक, और इनके मेंबर्स कौन है? तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय नारायण झा, फिर नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर रमेश चंद, फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक लहरी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अनूप सिंह। ठीक है, और पहला वित्त आयोग कब आया था? ये 1951 में आया था, जिसके की चेयरमैन कौन थे? तो केसी नयोगी। और ये जो है एक संवैधानिक बॉडी है जो कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब जब हेल्थ पे बात उठी है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एजुकेशन पे भारत कितना खर्च कर रहा है। तो 2018-19 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत जो है एजुकेशन पे लगभग कितना 3% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहा है, और हेल्थ पे कितना? तो 1.29% ऑफ जीडीपी। और 3% ऑफ जीडीपी अगर देखें, कोठारी कमीशन जिसने 1956 में कहा था कि अगर इंडिया को लिटरेट बनाना है तो लगभग 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए। तो ये हम अभी उसके आधे पे ही पहुंचे हैं। कब से? 1956 से लेकर कब तक? आपको बात कर रहे हैं 2020 तक। ठीक है, तो अगर बात करें तो लगभग 60 दशकों में हम केवल जो है जीडीपी का मात्र 3% ही खर्च कर पा रहे हैं। किस पे? तो एजुकेशन पे, और 1.29% किस पे? तो हेल्थ पे। सो ह्यूमन कैपिटल पे मात्र 4.5% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है। और जैसा आपको पता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलिए अब बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश के किसी भी राज्य की तुलना में अधिक बाघ हैं? सो विच स्टेट हैज मोर इनब्रेड टाइगर्स देन एनी अदर स्टेट इन द कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा इनब्रेड टाइगर्स हैं। ठीक है, जब इनब्रेड टाइगर्स की बात उठी है तो हमें जो है जो जानकारी हमें इकट्ठी करनी है क्या क्या, देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। फिर टाइगर रिजर्व कितने हैं देश में आज के डेट में? 50 हैं कुल मिला के, और ये पूरे विश्व के टाइगर पॉपुलेशन का 70% है। फिर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुना सागर श्रीशैलम। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका जिम कॉर्बेट। और राजस्थान में कितने हैं कुल टाइगर्स? कुल मिला के 69 टाइगर्स हैं। और जो है टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? सरिस्का, मुकुंदरा और रणथंभौर। तो ये 3 जो हैं टाइगर रिजर्व हैं, और कुल 69 राजस्थान में टाइगर्स हैं। अब भारत में जो टाइगर की संख्या है 2018 में कितनी थी? 2967। और ये जो है 2014 के मुकाबले कितनी बढ़ गई? ये आपका 5 बल्कि 700 से बढ़ गया। और 2010 जब हमने जब एक ग्लोबल समिट हुआ था टाइगर पे, कब? 2010 में, तो उस टाइम भारत में कुल बाघ 1706 थे। तो जब ये मीट हुआ था तब ये जो 12 टाइगर प्रीडोमिनेंट कंट्रीज हैं इन्होंने ये कहा था कि 2022 तक टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के बाद भारत ने ये जो है 2022 से पहले ही टाइगर पॉपुलेशन डबल कर लिया। ये काबिले तारीफ बात है। और 2018 में जो टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ सबसे ज्यादा हुआ आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका हुआ कर्नाटका में जहां पे हाथी की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाथियों की जनसंख्या है, कितने? तो 6034। और तीसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड। तो कौन कौन? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526, उत्तराखंड में 442, और महाराष्ट्र में कर्नाटका में 524। ठीक है, और ये सब जो है मैंने यहां पे दिया है सारे टाइगर रिजर्व्स, आप लोग जो है पीडीएफ से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, चलिए यहां से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु का नाम जो जुलाई 2020 में नग्न आंखों को दिखाई देगा। सो नेम ऑफ कॉमेट दैट विल बी विजिबल टू नेकेड आइज थ्रू आउट जुलाई 2020। तो ये कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि नियोवाइज। क्या है? डी, नियोवाइज। ठीक है, यहां पे देखिए, तो यहां मैंने जो है सारे ऑप्शन जो मैंने कॉमेट के दिए थे उनको बताया है।
हेलिस कॉमेट ये जो है 1682 में पहली बार देखा गया था, हर एक 76 साल में जो है दोबारा नजर आता है और लास्ट टाइम ये फरवरी 1986 में देखा गया। फिर है शूमेकर लेवी जो कि 1992 में इसको देखा गया था और ये जो है 21 पीसों में टुकड़े होकर जुपिटर में जा गिरा था। फिर है आपका याकुत्के जो कि 1996 में देखा गया था और ये जो है सन के सबसे क्लोज आया था, जो कि लगभग कितना 9000 साल, ठीक है, लाइट ईयर टर्म्स में। फिर है आपका नियोवाइज जो कि अभी जुलाई 2020 में स्पॉट किया गया है, जो कि नग्न आंखों से भी ये रहा देखा जा रहा है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है जो कि जॉर्डन के हिल्स में कैप्चर किया गया है, ठीक है। अब बात उठती है कॉमेट क्या होते हैं। तो कॉमेट जो है ये आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होते हैं जो कि सूर्य के इर्द गिर्द चारों चक्कर लगाते हैं और जब सूर्य की गर्मी इस पे पड़ती है तो इसका गैस पिघलता है और एक पूंछ का रूप ले लेता है। ये देखिए पूंछ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग पुच्छल तारा भी बोलते हैं या धूमकेतु भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कॉमेट, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत से 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो हु रिसेंटली बिकम द 66th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। तो ये कौन बने हैं, तो ये हैं आपके बी करेक्ट ऑप्शन है जी आकाश। कौन, तो जी आकाश तमिलनाडु के। ये देखिए ये रही इनकी तस्वीर जी आकाश की। और अब जब ये ग्रैंड मास्टर की बात उठी है तो ग्रैंड मास्टर नॉर्म हम देख लेते हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म है बेसिकली ये फिडे प्रोवाइड करता है, जो कि क्या है, रेगुलेटिंग बॉडी है और ये आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1994 में हुई थी। अब जीएम नॉर्म मिलता कैसे है, तो जीएम नॉर्म जिस भी चेस प्लेयर की रेटिंग एलो रेटिंग जो है 2500 होती है या फिर उससे कम भी रहती है तो उसको दे दी जाती है, लेकिन अगर कम है तो उस चेस प्लेयर को 2 महीने के अंदर 2500 की रेटिंग पे पहुंचना रहता है, ठीक है। अब जो फिडे के करंट प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, तो अर्कादी वोर्कोविच। कौन, तो अर्कादी वोर्कोविच, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि किस देश ने ओफेक 16 नाम का नया जासूस उपग्रह लॉन्च किया। सो विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड ओफेक 16। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, इजराइल। जब इजराइल की बात उठी है यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इजराइल की बात उठी है तो देख लीजिए यहां पे। तो इजराइल आपका ये रहा जो कि कहां है, आपका इजराइल ये रहा जिसकी राजधानी है आपका जेरूसलम। और जो है इसने अब क्या लॉन्च किया है, आपका ओफेक 16 एक न्यू स्पाई सैटेलाइट। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी जो है इजराइल और एक कारण से चर्चा में है क्योंकि इजराइल ने ये कहा था कि जुलाई 1 से है वो वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली का जो है ऑक्यूपेशन फिर से चालू कर देगा। तो जिसको लेकर यूएन, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, जॉर्डन ये सारे अपोज कर रहे हैं। और इसका प्लान जो है कब तैयार हुआ था, जनवरी में तैयार हुआ था। हालांकि जुलाई 1 तो जा चुकी है, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली को फिर से इजराइल में मिलाना चाहेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व संकट जो है पैदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हम लोग जो है अपने करंट अफेयर शो का आज समापन करते हैं। तो कैसे लगा आप लोगों को हमारा शो, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जी हाँ बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।